लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा किया था? एग्जाम्पल 5.10। एग्जाम्पल 5.10। ओके, मतलब 11 बाकी। उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कंप्लीट करना शुरू करेंगे। और सेकेंड 5.5 5.6 एक बार पढ़ लेना, एमसीक्यू के तौर पे अरेंजमेंट से पता चले कहाँ वो स्टेबल अनस्टेबल, मतलब तौर के हिसाब से इक्विलिब्रियम उन लोगों ने पूछा है। कैलकुलेशन के हिसाब से ये न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी ऑप्शंस दिए वो इंडिविजुअली एमसीक्यू में हो सकते हैं। ओके, तो लास्ट सेशन जो बाकी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। 5.11 A domain in ferromagnetic iron is in a form of a cube of side length 1 micrometer. L is equal to 1 micrometer 10⁻⁻6 meter. 10⁻⁻6 meter. Estimate the number of iron atom in domain and the maximum possible dipole moment and the magnetization of the domain. The molecular mass of iron is 55 gram per mole. Okay, molar mass 55 gram upon mole. नेक्स्ट इसमें क्या लिखा? डेंसिटी 7.9 सीजीएस में है, एम के इसमें 10⁻⁻³ kg/m³। कौन माइक चालू? Assume that each iron atom has a dipole moment 9.27 10⁻⁻24. Dipole moment of each ion क्या लिख दिया? 9.27। ओके, स्मॉल एम करके लिखेंगे तो भी चलेगा, किसी एक के लिए लिखा ना 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, जो कैलकुलेशन हमको करनी है बराबर, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, इस तरह से हमको नंबर ऑफ, पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स क्या कैलकुलेट करके देना है। इजी मेथड सपोज दर्पण में जो है, लेकिन डिफरेंट मेथड से सपोज कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 55 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम के अंदर 6.023 10⁻23 आयंस, ये मतलब एटम्स होंगे। लेकिन सबसे पहले हम टोटल एटम्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? ओके सॉरी, टोटल मास के लिए क्या चाहिए? तो मास जो दिया वो तो मोलर मास है, लेकिन जो हमको सब्सटेंस है उसके लिए मास क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू L3। वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा? L3। अब 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻6 होल क्यूब, सो 10⁻⁻18 मीटर क्यूब। 10⁻⁻18 मीटर क्यूब। नाउ mass m is equal to density equal to mass upon volume. So mass equal to, so density into volume. Density given 7.9 10⁻⁻3 mCas and into -18 into -18 कितना होगा? अब एक चीज की इसके अंदर एक कैलकुलेशन गलत लिखे हो, पता चला आपको? क्योंकि कितनी बार करेक्शन करेंगे। डेंसिटी 7.9 kg अपन मीटर क्यूब, बराबर? ये बराबर है 7.9 10⁻⁻3 +3 आएगा। डेंसिटी ऐसी यूनिट है कि सीजीएस से एमकेएस में जाने के लिए पावर इंक्रीज होता है। ओके, हाँ, गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो आप बताओ आंसर।
7.9 10 to minus 15 kg. 7.9 10 to minus 15 kg. ये जो आपको सॉल्ट दिया उसके लिए मास मिला. अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, इन 55 into 10 to minus 3 kg upon mole. नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.023 10 to क्या लिखेंगे? देखो, in 55 10 to minus 3 kg. Number of atoms 6.023 10 to 23. So in 7.9 10 to minus 15, how much? So now n is equal to 6.023 10 to 23, 7.9 10 to minus 15. माइक किसका चालू है? इंटू 10 to minus 3. सिंप्लीफाई करके आंसर दो. इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दो. ये ऊपर गया मतलब प्लस 26 माइनस 15 मतलब 10 to 11 तो है ही. बाकी 0.65 8.65 into 10 to power 4. 3.6 per kg. 8.65 8.65 10 to minus 10 to 4 આવશે પોઝિટિવ 4. पॉजिटिव 8.65. तो अप्रोक्सीमेट 10 to 10 होना चाहिए क्योंकि ये ऊपर गया तो 26 और माइनस 15 कितना हुआ चेक कर दो. 10 ये आपने सिंप्लीफाई किया 1 2 और 3 सिंप्लीफाई किया तो क्या है 0.865. यस 0.865. ओके 0.865 आपने जो कैलकुलेशन वही लिखा हो. चलो 0.865 10 to 11 क्योंकि ऊपर गया तो 26 माइनस 15 11. तो इसका मतलब 8.65 10 to 10 इतने आइटम्स होंगे. ओके, अब टोटल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है. क्या लिखेंगे? टोटल डाइपोल मोमेंट, इसको m के अच्छा है कि m मैक्सिमम लिखते हैं, स्मॉल m मैक्सिमम, क्योंकि साइन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. स्मॉल m मैक्सिमम. ओके, हर एटम के लिए डाइपोल मोमेंट इज स्मॉल m और नंबर ऑफ एटम्स कितने कैपिटल n, मतलब मल्टीप्लाई कर टोटल डाइपोल मोमेंट मिलेगी. तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ each atom 9.27 10 to minus 24 into 8.65 10 to 10. 8.65 10 to 10 कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन क्या है ये दोनों की? दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आई? 80.0155 80.18 into 10 to minus 14. minus 14 ना? हाँ सर. minus 14. 8.01 10 to minus 13 एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, अब मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना है. मैग्नेटाइजेशन
So it's called M maximum, capital M maximum. ये मैक्सिमम डायपोल मोमेंट और ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. M maximum डिवाइड बाय वॉल्यूम. M maximum की वैल्यू क्या है? अभी हमने कैलकुलेट 8.01 10 raised to minus 13 volume 10 raised to minus 18 minus 18. 8.01 into 10 to power 5 8.01 10 raised to 5 10 raised to power unit 5 एम्पियर बाय मीटर क्यूब. तो यूनिट आती है एम्पियर अपॉन मीटर क्यूब. बराबर. ये मेथड थोड़ी इजी होगी. इसके पहले सबकी लिस्ट कंप्लीट कर लो. लिस्ट कंप्लीट करने के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद मास ऑफ गिवन सॉल्ट 7.9 10 to minus 15, 7.9 10 to minus 15 in 55 10 to minus 3 kg. सर वहाँ एम्पियर बाय मीटर नहीं आएगा कहाँ? मैग्नेटाइजेशन के लिए यूनिट में? यूनिट में क्या लिखेंगे? एम्पियर बाय मीटर. ओके. इसलिए एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब. तो यूनिट क्या होनी चाहिए? एम्पियर अपॉन मीटर. क्लियर? ओके. तो इसका मतलब 55 10 to minus 3 kg, नंबर ऑफ एटम 6.023 10 to 23. So in given mass of salt 7.9 10 to minus 15, how much? So n equal to हमको मिला 8.65 10 to 10. ओके. नंबर ऑफ एटम्स हो गए तो किसी एक एटम की डाइपोल मोमेंट आपको दी गई है, तो आप टोटल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. और टोटल डाइपोल मोमेंट अपन टोटल वॉल्यूम इज मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन. मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन. क्लियर? ओके. तो ये था सॉरी इलास्ट्रेशन. इलास्ट्रेशन 5.11. इलास्ट्रेशन 5.11. हम इसके जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल उन लोगों ने दिए, ऐसे तो इस टाइप की न्यूमेरिकल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो हमें एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दिए वो कंप्लीट करना शुरू करेंगे. और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे जो हमको बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये कंप्लीट करके पूछा है. एडिशनल में क्या है वो भी देखना पड़ेगा, और एडिशनल के बिना दर्पण में लिए वो भी न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे. ओके. सबसे पहले 5.20 वाली न्यूमेरिकल चेक करो. कौन सा? 5.20. ओके. 5.20 में क्या लिखा? A compass needle free to turn in the horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 tons and the radius is 12 centimeter. The coil is in a vertical plane making angle 45 with the magnetic meridian. ओके. जो प्लेन के अंदर वो रोटेट होती है वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 45 एंगल पे है. When the current in the coil is 0.35 ampere, the needle point west to east. Determine the horizontal component of Earth magnetic field at the location. ओके. अब इसके लिए कैलकुलेट क्या करेंगे? तो पहले तो लिस्ट बनाओ क्या क्या लिख के दिया. नंबर ऑफ टर्न्स, n equal to 30. Electric current I is equal to 0.35.
रेडियस आर 12 सेंटीमीटर, 0.12 मीटर। ओके, सबसे पहले तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल क्या लिख सकते हैं? फोर्थ में कंप्लीट किया था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने वो फॉर्मूलाज लिखी थी। तो रिंग के लिए क्या था? μ0 ni r square upon 2x square plus s square is to 3/2, ये ओरिजिनल फॉर्मूला थी। लेकिन फॉर सेंटर सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, क्योंकि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नाउ μ0 ni अपॉन 2r, नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए वरना μ0 i अपॉन 2r। पहले कैलकुलेट करके दो कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड कितनी है पहले कैलकुलेट करके दो। 549 into 10 to 5 टेस्ला। 1 मिनट 4 into 3.14 10 to -7, number of turns 30.35, 2 into 0.12, क्या आंसर आता है? 549 into 10 to 5 टेस्ला माइनस 5, फिर से 5 पॉइंट ऐसा 0.9 into 10 to -5 टेस्ला। पहले क्या ना 5.49 10 to -5 टेस्ला। ओके, अब देखो इसके अंदर जो डायग्राम के हिसाब से चेक करेंगे, उनकी डायग्राम थोड़ी ऑड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कंप्लीट करना है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और उसने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बताई, यहाँ होनी चाहिए। ओके, और कॉइल ये कॉइल वाली जगह है, ऐसे तो कॉइल के ऊपर ऐसे टर्न्स होंगे, वायर के टर्न्स। ओके, तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी, ये कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बी। ओके, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बी एच, लेकिन इसके लिए आपको यहां से बी एच कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखो ये 90 एंगल और ये 45 एंगल। ओके, साइन रूल के हिसाब से भी लिखेंगे तो बी एच, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है? बी एच, इसके सामने वाली एंगल क्या है? 45, सो साइन 45। और मैग्नेटिक फील्ड बी, उसके सामने वाली एंगल क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, उसके सामने एंगल कौन सा होगा? 90, साइन 90 होगा। एंड बी एच इज इक्वल टू बी साइन 45, बी एच इक्वल टू बी साइन 45 बिकॉज साइन 90 इक्वल टू 1। ओके, बी आपने कैलकुलेट किया 5.49, टेन डैश टू -5 एंड साइन 45.7071 या 1/√2। आंसर कितना आता है? 0.388 गॉस। 0.388 0.388 होना चाहिए 10 to गॉस। -5 में। 3.88 10 to -5 क्या लिखेंगे? टेस्ला। आप इसको गॉस में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सो 0.388 into 10 to -4 टेस्ला and therefore 0.388 गॉस। 10 to -4 टेस्ला मतलब क्या हो जाएगा? गॉस। क्लियर? अब सेकेंड में क्या लिखा? सेकेंड क्वेश्चन, द करंट इन अ कॉइल इज रिवर्स्ड
The coil is rotated about its vertical axis by angle 90 in anti-clockwise since looking from above. Predict the direction of a needle. Take the magnetic declination at place B as 0. उस प्लेस पे ये आंसर क्या लिखना है? 0 लिखना है. ओके, चेंज क्या होगा इसमें? चेंज क्या होगा? तो डायग्राम चेंज होगा. इसके डायग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज होगी. इवैल्यूएशन मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होगी. क्या हो सकता है? सर कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रोटेशन है. ओके, पहले कौन सी रोटेशन दी थी उसने? पहले डायरेक्शन कौन सी बताई थी? क्वेश्चन में पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन में उसने रोटेशन की डायरेक्शन क्या दी थी? फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसे लिख के दिया था, जब करंट पास करेंगे ओके तो मैग्नेटिक नीडल वेस्ट टू ईस्ट क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट. अब 45 एंगल तो वही रहता है, इसमें चेंज होगा ही नहीं. ओके, वेस्ट टू ईस्ट की जगह ईस्ट टू वेस्ट में अरेंजमेंट हो जाएगी. जब आप इसको रोटेट, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत, डायरेक्टली लिखेंगे. हाँ, आपको दर्पण में पूरी कैलकुलेशन भी बताई होगी या एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन आप इसको लिख सकते कि सपोज आप डायरेक्शन चेंज करेंगे या जो बताओ उतना रोटेशन देंगे. ओके, तो दूसरी साइड में आपको एंगल तो 45 मिलेगा. एंगल कितना मिलेगा? 45. और जो वेस्ट टू ईस्ट था वो ईस्ट टू वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये नीडल इस डायरेक्शन में आ जाएगी. ओके, इससे ज्यादा चेंज इसमें नहीं है. क्लियर? इसने डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, लेकिन डायग्राम जो हमने यहाँ बनाया वो डायग्राम इधर ऊपर की ओर बनेगा. ओके, और वही आंसर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली जो डायरेक्शन है, फर्स्ट में देखो यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है. सेकेंड डायग्राम दर्पण में चेक करो, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ वहां साउथ हो जाएगा. इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा. मतलब आप वर्बली भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आंसर गलत नहीं है. क्लियर? ओके, नाउ 21. एक्स्ट्रा में हमने 5.20, अब कंप्लीट करेंगे 21. A magnetic dipole is under the influence of two magnetic field. The angle between the field directed is 60 degree. मतलब दोनों फील्ड के बीच के एंगल क्या होगी? 60 डिग्री. The angle between the field है okay 60. The one of the field is a magnitude 1.2 10⁻⁻² Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle 15 with this field, okay, जिसकी आपको मैग्नीट्यूड दी गई है ओके उसी के साथ 15 डिग्री पे वो इक्विलिब्रियम में है. व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ अदर फील्ड? सपोज है B1, वेक्टर बताएंगे, और ये एंगल 60 डिग्री. एंगल क्या होगा? 60. ओके, B1 के लिए इसने क्या मैग्नीट्यूड 1.2 10⁻⁻² टेस्ला. ओके, जब हम डायपोल रखेंगे ओके सपोज N और S, तो ये एंगल क्या बनता है? 15 डिग्री. सो रिमेनिंग एंगल 45 डिग्री. ओके, इसका मतलब तो ये हुआ कि फर्स्ट ये यहाँ इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 15 डिग्री एंगल बनाएगी और ये जो एंगल है वो 45 बनाएगी. मतलब दोनों से प्रोड्यूस होने वाली टॉर्क इक्वल होगी, तब जाके ये डायपोल इक्विलिब्रियम में हो सकती है. इसका मतलब टॉर्क फॉर सेकेंड एंड टॉर्क फ्रॉम फर्स्ट एंड टॉर्क फ्रॉम सेकेंड दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. सो नाउ MB1 sin θ1, MB2 sin θ2. इसका मतलब M कैंसर. हमको कैलकुलेट क्या करना है? सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड. सो B1 sin θ1
upon sin theta 2. So V1 is 1.2, 10 dash to minus 2, sin 15 upon sin 45 degree. 1.2 10 dash to minus 2. अच्छा नेचुरल साइन में 15 देखना पड़ेगा. ये तो मैं लिख रहा हूँ 7071, लेकिन ये वाली वैल्यू चेक करके देनी पड़ेगी. नेचुरल साइन 0.2588. 0.2588. 2588. ओके कैलकुलेट करो. सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 4.39 into 10 raised to minus 3 Tesla. 4.39 into 10 raised to minus 3 Tesla. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके नाउ 23. यार देखो, एक तो लास्ट हमने इलास्ट्रेशन नंबर कौन सा किया था? 11 5.2021. ओके देन 23 क्यूरी लॉ के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन दी है. A sample of paramagnetic salt containing 2 into 10 raised to 24 atomic dipole, each of a dipole moment 1.5 10 raised to minus 23 joule upon Tesla, under homogeneous magnetic field. What is the meaning of homogeneous? 11th फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था. Isotropic and homogeneous. यूनिफॉर्म. आइसोट्रॉपिक का मतलब एक्सपेंशन चारों ओर होगा, और होमोजीनियस मतलब हर पॉइंट पे इंटेंसिटी इक्वल. हर पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इक्वल. इसका होमोजीनियस. द सैंपल इज प्लेस्ड अंडर अ होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.64 टेस्ला and cooled to a temperature 4.2 Kelvin. The degree of magnetic saturation HA is equal to 15%. What is the total dipole moment of a sample for the magnetic field of 0.90 Tesla at a temperature 2.8 Kelvin? अब देखो, इनिशियली सबसे पहले तो इसके कैलकुलेशन के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे हम? डाइपोल मोमेंट किसी एक के लिए लिखा गया 1.5 10 raised to minus 23 joule upon Tesla. Okay, total number of dipole is 2 into 10 raised to 24. Okay, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल मैग्नेटाइजेशन. टोटल मैग्नेटाइजेशन मतलब कैपिटल एम की वैल्यू सभी डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में होती है. सभी डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको क्या बताया गया? टोटल मैग्नेटाइजेशन. सो एन इंटू एम, सभी डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी, तो उसको मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन बताया जाएगा. तो इसमें तो कुछ है ही नहीं. नंबर ऑफ 1.5 10 raised to minus 23 into 2 into 10 raised to 24, तो ये तो 3 into 10, तो क्या लिखेंगे? 30 जूल अपन टेस्ला. ओके, अब एक चीज है, एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर, 4.2 केल्विन टेम्परेचर टोटल मैग्नेटाइजेशन क्या बताइए? 15%. एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर M1 is 15% of M.
मतलब magnetization is 15% of total magnetization. So now M1 is equal to 0.15, क्योंकि परसेंटेज नहीं लिखना है, into 30. So answer is 4.5 joule upon Tesla. 4.5 joule upon Tesla. Now according to Curie law, M is proportional to B upon T. So now M2, M1 M2 दोनों की पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में रेशियो फाइंड करते हैं. चलो M1 is proportional to B1 upon T1 and M2 is proportional to, आपको M2 कैलकुलेट करना है. So now M2 by M1, इस तरह से रहेगा. So now M2 is equal to M1 so now M1 4.5. लास्ट मैग्नेटिक फील्ड उसने 0.9 लिखी, 0.98. 0.98. इनिशियल टेम्परेचर दिया था 4.2 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर उन लोगों ने दिया 2.8 और इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड्स 0.84 टेस्ला. इसको कंप्लीट करो. Sir, 7.875. 7.875. 7.875 जूल अपॉन टेस्ला. जूल अपॉन टेस्ला. क्लियर? तो क्यूरी लॉ के हिसाब से इस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, लेकिन क्यूरी लॉ की इक्वेशन m प्रोपोर्शनल टू b अपॉन t, ये क्लियर याद रखना है. क्लियर? तो इजिली हो जाएगा. ओके, नाउ 5.24, ये 23 किया, 5.24, 15 सेंटीमीटर क्या होगी रेडियस? सर 10.336 આવે છે આન્સર. कही थी 10.9 बाय. सर वो मैग्नेटिक फील्ड 0.64 दिया है क्वेश्चन में. किन लोगों ने? हाँ सर. पहले इनिशियली 64 दिया है. ये 64 दिया है सर. हाँ. क्वेश्चन पढ़ो तो पहले. क्वेश्चन में क्या लिखा? क्वेश्चन में 64 लिया तो 64 से कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ मैंने 10.33 आता है. हाँ यहाँ मैंने सिर्फ टेम्परेचर लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखी. एट 4.2 केल्विन एंड 0.64 टेस्ला, M1 इक्वल टू 15% ऑफ M. ओके, हाँ तो 64 के हिसाब से क्या आ रहा है? 10.336. 10.336. ओके, चलो चलेगा. ये जो भी वैल्यूएशन दी उस हिसाब से इसको चेंज करना है, उस हिसाब से आपको इसको, लेकिन जो मैग्नेट उन लोगों ने दी वही यूज करनी है. ओके, तो 6 की जगह 8 हो गया, मतलब इसका आंसर चेंज हो गया. नेक्स्ट चेक करो 24 नंबर. राउंड एंड रिंग ऑफ मेन रेडियस 15 सेंट. राउंड एंड रिंग मतलब टॉरॉइड. ये रिंग कौन सी होगी? टॉरॉइड. और टॉरॉइड मतलब सोनाइड के दोनों एंड जब कनेक्ट कर देंगे तो सर्कुलर फॉर्म बनेगा. उस सर्कुलर फॉर्म को हम क्या बताएंगे? टॉरॉइड. एवरेज रेडियस लिख के दिए,
Okay, average radius R is equal to 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर. आगे, has a 3,400 tons of a wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. Okay, now number of tons 3,500 and relative permeability, it's called mu R, is 800. So what is the magnetic field B in the core for a magnetizing current is 1.2 ampere. इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया? पहले टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बताओ. mu 0 ni. B by is 2 pi r. mu 0 by n कौन सा? कैपिटल small ni. Small. Small ni. And therefore B, sorry, mu 0 n upon 2 pi r I. लेकिन ये जो सॉलिड है, ओके, उस सॉलिड के लिए क्या लिखा है कि उस सॉलिड के अंदर सब्सटेंस भरा, मतलब कि मटेरियल के हिसाब से लिखेंगे तो म्यू ओनली, नॉट म्यू 0. खाली होगा तो म्यू 0. सब्सटेंस फिल अप करेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू. ओके, सो B is equal to mu ni, but mu upon mu 0 is equal to mu r, and therefore mu is equal to mu 0 into mu r. So now B is equal to mu 0 mu r ni. कंप्लीट हो जाएगा. देखो 4 pi 10 dash to minus 7 mu r 800 3,500 current is 1.2 2.15 2 भी कैंसिल कर दो. Four point 4.8. 4.48 4.48 टेस्ला. ओके, तो एक्स्ट्रा मैंने 4 न्यूमेरिकल अभी कंप्लीट किए. ओके, लेकिन डिफरेंट टाइप के हिसाब से अभी एक दो तीन ऐसे भी न्यूमेरिकल है. फॉर एग्जांपल कि पूरे चैप्टर में हमको ये भी दिया कि सपोज पीरियडिक टाइम दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, रेट टाइम दिया तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो. लेकिन इसमें जरूरत किसकी पड़ती है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फॉर्मूला इसके लिए पीरियड टाइम पे T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट I अपॉन MB. I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो उससे भी आपको मैग्नेटिक इजी है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. T इज इक्वल टू पाई I अपॉन MB, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर? तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, B की फॉर्मूला निकालो और सपोज आंसर ले लो तो चलेगा, उससे भी कंप्लीट हो सकता है. ओके, वर्क वाली हमने ज्यादा काम, वर्क डिफरेंट एंगल पे रोटेट करेंगे तो क्या वर्क होगा, क्या टॉर्क होगा, वो भी हमने कंप्लीट किया. ओके, लेकिन एक ऐसी न्यूमेरिकल है कि जिसके अंदर कैलकुलेशन पोर्शन में कुछ नहीं, लास्ट से ही पता चल जाएगा. दो तीन ऐसे न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल उसने कॉम्पिटिटिव में डिफरेंट टाइप से पूछा है. फॉर एग्जाम्पल की सपोज आप चेक करो दर्पण के अंदर, दर्पण के न्यूमेरिकल दिए, दर्पण बेस करके, वो दर्पण बेस जो न्यूमेरिकल है ओके, फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल चेक करो. इसमें कौन सा? फिफ्थ नंबर. So again, magnet is horizontally in a magnetic meridian by a wire without any twist. If the supporting wire is given a twist of 180,
दर्पण के अंदर 402 नंबर वाले पेज पे 5th न्यूमेरिकल दिया है, दर्पण बेस्ड न्यूमेरिकल के अंदर ये 5th नंबर में है। अब मैग्नेटिक ओके, वो लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिनली कौन सी इंस्ट्रूमेंट है वो भी बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक चीज तो है कि प्रैक्टिकल के अंदर एक भी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 फॉर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक भी प्रैक्टिकल आपको मैग्नेटिक फील्ड का उन लोगों ने नहीं दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज दो मैग्नेटिक फील्ड की कंपैरिजन से ही मिलता है। अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ओके। और सपोज आप किसी बॉक्स के अंदर ये पूरी ग्लास की बॉक्स रहती है, यहाँ एक डोर रहता है, उसके ऊपर ऐसे ट्यूब होती है और ट्यूब के ऊपर एक नॉब रखा जाता है और यहाँ से स्ट्रिंग रहेगी, यहाँ हुक होता है, हुक के अंदर आपको मैग्नेट रखना है। अब मैग्नेट रोटेट होगा, मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ की मैग्नेटिक, दोनों के हिसाब से वो स्टडी होगा, ओके। तो सेंटर की लाइन से चेक करना है कि कितना ट्विस्ट हुआ हो, उस एंगल से लोग कैलकुलेट करें। इसको डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बताया जाता है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। और एक इंस्ट्रूमेंट है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। पहले प्रैक्टिकल में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर था, लेकिन तो बहुत 10 या 12 साल पहले, तब समाज में नहीं है। इसमें होता क्या कि यहाँ से ये जो ऊपर नॉब रखा है उसको ट्विस्ट कर सकता है, जो उसने यहाँ लिख के दिया। फिर से पढ़ते हैं, horizontally in a magnetic meridian by a wire without any twist. If supporting wire, मतलब ऊपर से supporting wire is given twist of 180 at the top, the magnet rotate by 30 degree. ओके, आप यहाँ 180 ट्विस्ट देंगे, ये सिर्फ 30 डिग्री ट्विस्ट होगा। कितना? 30 डिग्री। आगे, now if the another magnet is used, then twist 270 at a supporting end of wire also produce a rotation of a magnet by 30 degree. ओके, फर्स्ट रखा मैंने 180 रोटेट किया, ये सिर्फ 30 रोटेट हुआ। सेकंड मैग्नेट रखा, उसको 270 रोटेट किया, तो सिर्फ 30 डिग्री रोटेट होता है। कंपेयर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट, ये दोनों के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितनी हुई। ओके, स्टेडी इक्विलिब्रियम कब आता है? एक तो क्या होगा कि अर्थ फील्ड से या इसकी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाली टॉर्क, और सेकंड रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। ये दोनों जब इक्वल होगी तभी स्टेडी कंडीशन में हो सकता है। अब इनिशियली ट्विस्ट दोनों वायर के लिए लिखना है, तो पहले लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट ट्विस्ट रिजल्टेंट ट्विस्ट दोनों के लिए लिख के दिया उसने, कितना होगा? एक साइन दिया डेल्टा, उन्हें लिख के दिया डेल्टा। फर्स्ट के लिए डेल्टा 180 उसने रोटेट किया ऊपर से, मैग्नेट 30 रोटेट हुआ, मतलब ट्विस्ट कितनी होगी? 150। सेकंड मैग्नेट के लिए उसने ऊपर से 270 रोटेट किया, मैग्नेट रोटेट हुआ 30, फिर ट्विस्ट कितना होगा? उसने रेडियन में कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता इसको रेडियन करने की जरूरत है। पहले इतना ही रहने दो, पहले उसको उतना ही रहने दो, ओके। अब ट्विस्ट के हिसाब से मिलता है टॉर्क K1 डेल्टा 1 एंड टॉर्क K डेल्टा 2, ओके। ये किसके लिए हुआ? ट्विस्ट है, रिस्टोरिंग ट्विस्ट है, ओके। आपने 180 डिग्री रोटेट किया, वो 30 रोटेट हुआ, मतलब ट्विस्ट वैल्यू हो 150, सिमिलर 270, उसके हिसाब से टॉर्क मिलता है। अब जो एंगल बनता है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन से, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बताएंगे? टॉर्क ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क 1 इज इक्वल टू m1bh cos लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे? साइन उस टाइप के एंगल को सपोज अल्फा, जो एंगल पहले बनता वही एंगल इसके लिए भी बनेगा। सो टॉर्क 2 इज इक्वल टू m1bh साइन अल्फा, पहले 30 बना था, सेकंड में भी 30, इसके लिए अर्थ मैग्नेट h, ये भी h, m1 सॉरी m2
क्या लिखेंगे m2. ओके, अब ये दोनों की सपोज रेशियो में फाइंड कर दूं, t1 डैश अपन t2 डैश, सो m1 अपन क्या हो जाएगा m2. लेकिन फॉर इक्विलिब्रियम कौन सी फॉर्मूला इक्वल होगी, t1 और t1 डैश, t2 एंड t2 डैश, मतलब ट्विस्ट से प्रोड्यूस होने वाली टॉर्क और एक्सटर्नल मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस टॉर्क इक्वल होगी, तब वो स्टेडी डिफ्लेक्शन देगा. सिमिलर यहाँ होगा ऐसा. ओके, अब इसके लिए तो आप इक्वल मतलब कंपैरिजन तो उन लोगों ने दी है, लेकिन सपोज रेशियो भी कैलकुलेट करके t1 अपॉन t2, t1 डैश अपन क्या होगा t2 डैश, इस तरह से लिख सकते हैं. लेकिन t1 डैश t2 डैश इक्वल टू m1 अपॉन m2, तो ऐसा लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 is equal to t1 upon t2 and therefore k delta 1 upon k delta 2. K delta 1, k delta 2. K is a transfer constant, तो constant है, and therefore m1 by m2 is equal to delta 1 by delta 2, and that is equal to 150 upon 240. तो डायरेक्ट हो जाएगा. क्या लिख सकते हैं 5/8 की मेजॉरिटी उन लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में भी इसी मेथड से पूछा है. अब समझो अब करना क्या है, ये पूरा याद रखने की जरूरत है, तो थियोरेटिकल आपने याद रखा. जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आती है तो m1 by m2 is equal to delta 1 by delta 2 रेडियन में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. समझा? आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे निकाला, ऊपर कितना ट्विस्ट दिया और नीचे कितना रोटेट, वो डिफरेंस निकालो से डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की रेशियो ट्विस्ट के रेशियो बराबर होगी डेल्टा 1 by डेल्टा 2. सो m1 by m2 is equal to डेल्टा 1 by डेल्टा 2. आंसर इज 5/8. ओके, यहाँ कुछ भी चेंज हो जाए आपको डायरेक्टली इसी मेथड से कंप्लीट कर लेना है. ओके, क्योंकि ये एमसीक्यू के तौर पे भी बहुत बार पूछा है और पुरानी बुक के अंदर ये न्यूमेरिकल में था, तब भी इन लोगों ने 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा है. क्लियर? हर एक चीज मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ज्यादा एक्सटर्नल नहीं होगा, कि वहां ज्यादा एक्सटर्नल हो चुका है. इसमें आपको एक्सटर्नल न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूँ कि इस सभी चैप्टर के अंदर अभी भी जुलाई की एग्जामिनेशन हुई तो उन लोगों ने इस टाइप के एक्सटर्नल न्यूमेरिकल जो ज्यादा बहुत रिपीट करती है ना, सपोज टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज बनी है, तो वो न्यूमेरिकल उन लोगों ने एक्सेस के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में जो है वो पूछा है और इसलिए वो कंप्लीट कर रहे हैं. क्लियर? ओके, उसके बाद 8 नंबर 8 आज सपोज हो जाए तो कल से मतलब परसों से नया चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करेंगे. ये जो हमने कंप्लीट किया था कौन सा था नंबर, दर्पण बेस में 5 और अब 8. ये 8 भी इसी तरह से है, ये डायरेक्ट लास्ट स्टेप के आंसर आप याद रखो, कभी भी पूछा तो कंप्लीट हो जाएगा. So लिखा था region inside the current carrying toroidal binding is filled with the tungsten of susceptibility 6.8 10⁻⁻⁵. Susceptibility 6.8 10⁻⁵. What is the percentage increase in the magnetic field? The presence of material with respect to the magnetic field without material या without it. Okay, टॉरॉइड रिंग के अंदर पहले मटेरियल नहीं रखा, बाद में इतनी ससेप्टिबिलिटी वाली टंगस्टन फिलअप कर दी गई, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. हमको रेशियो फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज विदाउट विथ एंड विदाउट, पहले विथ उसके बाद विदाउट. ओके, तो ऐसे भी बताया था कि जब आप कुछ भी ऐसे मतलब टॉरॉइड या सोलॉइड के अंदर पुशअप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और कितना इंक्रीज होगा डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ओके, चलो सबसे पहले लिखता हूं फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू एच. फाइनल क्या होगा म्यू एच. ओके, हेलो, फाइनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यू एच. ओके, और इनिशियल के लिए म्यू 0 एच. ऐसे तो टॉरॉइड के लिए
B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, लेकिन उस दिन भी बताया एन आई इज इक्वल टू एच। ओके चलो ये दोनों की रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो क्या लिखेंगे, बी अपॉन बी 0 म्यू अपॉन म्यू 0। परसेंटेज चेंज चाहिए तो आप b माइनस बी 0 अपॉन बी 0 और ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, सो म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0 ऐसा होगा। ओके सब इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। ना म्यू इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्मूला पता है, म्यू 0 1 प्लस एक्सएम, या ऐसा भी हमने लिखा था म्यू इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस एक्सएम इज इक्वल टू म्यू आर। मैग्नेटाइजेशन वाली जब थियरी पढ़ी थी तब, ओके मैग्नेटाइजेशन वाली थियरी जब पढ़ी थी तभी हमने लिखा था। ओके चलो म्यू अपन म्यू 0 है, इसको डिवाइड बाय 1 रखते हैं, ऐसी फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं मैं, म्यू माइनस म्यू 0 अपन म्यू 0। क्या किया, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, तो इसके भी ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस एक्सएम माइनस 1 अपन 1, ये तो कैंसिल, आंसर क्या होगा, एक्सएम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो नाउ b माइनस बी 0 अपन बी 0 म्यू माइनस म्यू 0 अपन म्यू 0 एंड दैट इज इक्वल टू एक्सएल, इसे हम लिख सकते हैं एक्सएल। अब परसेंटेज चेंज पूछा था तो b माइनस बी 0 अपन बी 0 इंटू 100, सिमिलरली म्यू माइनस म्यू 0 अपन म्यू 0 इंटू 100 एंड देयरफॉर xm into 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन फाइनल मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, परसेंटेज चेंज इन फाइनल मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो xm की वैल्यू तो दी है 6.8 10 to minus 5 to 100, तो आंसर इज 6.8 into 10 to minus 3। टेस्ला भी लिखने की जरूरत नहीं होती, परसेंटेज चेंज है तो यहाँ साइन होगी परसेंटेज। अब चेक करो, ये पूरा न्यूमेरिकल याद रखने की जरूरत है नहीं, क्यों, आपको जब इस टाइप के एमसीक्यू पूछी जाती है तो xm into 100 इज द फाइनल आंसर, xm into 100 इज द फाइनल आंसर। तो xm गिवन है 6.8 10 to minus 5 plus 1, चेक करो पहले, -5 दिया +5 दिया, -5, 6.8 10 to minus 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 100। मतलब पूरी न्यूमेरिकल कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पता रखना चाहिए कि ये जो दिया इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लास्ट आंसर मिल जाएगी। Okay, and last number 13 complete। दर्पण बेस 13 चेक करेंगे मतलब कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब तो मैग्नेटिक फील्ड का ही फॉर्मूला है, हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादा कंप्लीट किया है। थर्टीन की क्वेश्चन पढ़ो। An electron is an atom is revolving around the nucleus in the circular orbit of radius 5.3 10 to minus 11 meter. 5.3 10 to minus 11 meter with a speed of 2 into 10 to 6 meter per second. The resultant orbital magnetic moment and angular momentum of an electron को कैलकुलेट करके देना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to minus 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to minus 31 kg। अब देखो ये सब चीज वो लोग देंगे तो बराबर, तो खुद को लिख लेना है, क्लियर।
ओके पहले क्या मैग्नेटिक मोमेंट और सेकेंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट तो NIA, so M is equal to NIA but N is equal to 1 क्योंकि सिंगल ऑर्बिट। ओके अब इसके लिए लिख रहा हूं I is equal to Q अपॉन T, सिंगल रोटेशन मत इलेक्ट्रॉन के लिए तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा और पीरियडिक टाइम होगा, बट V इज इक्वल टू, क्योंकि अभी पीरियडिक टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा, 2 पाई R अपॉन T। ओके चलो, एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सो नाउ I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई R। लिख रहा हूं M इज इक्वल टू NIA, N इक्वल टू 1, EV अपॉन 2 पाई R, पाई R स्क्वायर। क्या होगा? पाई R स्क्वायर, पाई R, so 1/2 EVR is a dipole moment. Two into 10 raised to 6, radius 5.3, 10 raised to minus 11. 2 cancel. आंसर बताओ। 1.6 into 5.3, 8.4. 3.18. 3.18. 8.48. बता दोस्तों मेरे को सवाल बताओ। 8.48 आता है। 8.48. ओके 8.48। ओके ये -6 ऐसा प्लस Into 6 -5 10 to -24। ओके जूल अपन टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर जो भी लिखना है। अब एक चीज और, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या हो सकती है? MVR. MVR। ऐसा भी लिख सकते हैं मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन and radius 5.3 कितनी मल्टीप्लिकेशन आई? 9.2 into 2 मतलब 9.2 into 2 into 5.3 96.46. 96.46। ओके ये +6 -11 मतलब -5 ऐड करेंगे 10 to -36, so 9.646 into 10 to -35 जूल इंटू सेकेंड। न्यूटन मीटर पर, अरे न्यूटन मीटर सेकेंड लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके इतने न्यूमेरिकल आज हमने कंप्लीट किए, सभी न्यूमेरिकल इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ओके एक्स्ट्रा जो भी अब तक पूछे गए सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट है उसकी आगे वाली मैग्नेटिक फील्ड की चैप्टर कौन सी? मैग्नेटिक इंडक्शन। 4th 5th चैप्टर में जो पढ़ा है रिवर्स बराबर कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और सेकंड नेक्स्ट में टेस्ट कौन सा होगा? इस बार क्या लिखा आपने कल? थियरी चैप्टर थियरी। 5 की। हाँ तो अब न्यूमेरिकल होगा। हाँ सर। ओके ओके चलो।